स्टॉक एक्सरे में आज बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, रिलायंस के नतीजे आ रहे परसों और 100 रुपये काउंटर चल चुका है, तो अब रणनीति बनाना थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे भी आईटी शेयर चल रहे हैं, मार्केट के सेंटीमेंट में थोड़ा सा नेगेटिविटी भी आई है। हम अगर पिछले 24 घंटे का रुझान देखें, क्योंकि लास्ट में कल हमने देखा कि थोड़ी सी माइल्ड जो प्रॉब्लम थी वो रिलायंस के शेयर में थी लास्ट के 2-3 घंटे में, और आज भी वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया था। मॉर्निंग में भी जिस तरह का मार्केट चला था, ऐसी कोई स्ट्रेंथ रिलायंस में नहीं देखने के लिए मिल रही थी। अब कैसे इस पर ट्रेड करना है, कैसे इस पर इन्वेस्टमेंट रणनीति बनानी है, रिलायंस के नतीजों से उम्मीद पहले देख लेते हैं। कंपनी के नतीजे शुक्रवार को आएंगे। आय अगर देखें तो करीब 1.8% बढ़ने का अनुमान है। प्रॉफिट करीब 5% गिरने का अनुमान है। ये हम कल बता भी रहे थे कि रिलायंस के जो रिजल्ट्स है उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी है, क्योंकि इस बार प्रॉफिट गिर सकता है और उसके पीछे गिरने के कारण भी है। लेकिन पहले जो आय बढ़ने के कारण है वो बताते हैं कि कंपनी का जो जियो फाइनेंशियल जियो वाला प्लेटफॉर्म है, जियो फाइनेंशियल है, रिटेल सेगमेंट है, वहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी। साथ ही अगर देखें तो सिंगापुर जीआरएम्स करीब 36% गिरे हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो रिफाइनिंग कंपनीज के मार्जिन्स होते हैं, क्योंकि वो एक बेंचमार्क है सिंगापुर जीआरएम वाला, तो वहाँ से रिफाइनिंग मार्जिन्स तय होते हैं जनरली। तो रिफाइनिंग मार्जिन्स हो सकता है कि इस क्वार्टर में कंपनी के गिरते हुए दिखाई दें, जिसकी वजह से इनका जो मेजर रेवेन्यू आज भी वो रिफाइनिंग कारोबार है, वहाँ पर अगर मार्जिन्स गिरेंगे तो इनके मार्जिन्स गिरेंगे, प्रॉफिट गिरेगा। वही कारण है कि इस बार भी ये क्वार्टर थोड़ा सा वीक रह सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, जीआरएम्स गिरने की वजह से। दूसरा इनका जो बड़ा काम है वो है पेट्रोकेमिकल। अब पेट्रोकेमिकल में भी कुछ एक जो मटेरियल्स हैं, नैफ्था वगैरह, उनके प्राइजेस घट गए हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के मार्जिन्स पर वहां भी दिक्कत आएगी। तो दो इनके बिजनेस सेगमेंट खराब करेंगे, पेट्रोकेमिकल साथ ही रिफाइनिंग, जिसकी वजह से कंपनी के नतीजे वीक रह सकते हैं। वैल्यूएशन फ्रंट पे देखें तो MOSL कह रहे हैं कि FY25 FY26 में एस्टिमेटेड DPS इनकी 50 से करीब 60 रुपये आएगी। 50 रुपये इस साल में और 60 रुपये नेक्स्ट ईयर में। और शेयर का P मल्टीपल अराउंड 21 का चल रहा है। उनकी राय तो लॉन्ग टर्म है, बाय करने की 1510। लेकिन लवलेश सर, जिस तरह का रनअप दिया 100 रुपये का, जिन लोगों के पास है, जिनको प्रॉफिट मिल रहा है 100 रुपये, वो ये 100 रुपये लेकर निकलें या अगले 200 रुपये की तैयारी करें कि चलो 200 रुपये, एक रिपोर्ट है जो 1500 का ऑलमोस्ट टारगेट दे रही है, उसके लिए रहें। और कंसीडरिंग कि हमें ये पता हो कि अगले 2 दिन बाद जो रिजल्ट आने हैं वो थोड़े से वीक आने हैं, वीकर साइड पर आने हैं, तो क्या प्रॉफिट एक बार बुक करके नीचे लेने की सोच रखें या बने रहें? क्या करना है सर? सवाल है विवेक जी। देखिए, रिजल्ट आने वाले हैं तो ऑब्वियसली वोलैटिलिटी थोड़ी सी स्पार्क करेगी, हाई रहेगी। पर हाँ, टेक्निकली मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर काफी मतलब एक व्यू पॉइंट के साथ कि रिलायंस में 1200 के आसपास एक बॉटम बन चुका है। हो सकता है स्टॉक कंसोलिडेट करे। स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 से 1294 आ गया। ये 1170 से 1200 का जो जोन था, वहां पे हमने काफी अच्छी एक वॉल्यूम आप बोल सकते हैं। देखिए, ऑब्वियसली रिजल्ट मिक्स हो सकता है। पेट्रोकेमिकल ऑयल वाले बिजनेस में मार्जिन कम हो सकती है, जहां तक कि हम देख रहे हैं। जबकि जियो जो इनका एक टेलीकॉम का है, उसमें फास्टर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू भारती। एट द सेम टाइम रिटेल में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। काफी कुछ एक मिक्स्ड बैग है। उसके अलावा एक फंड रेजिंग भी हो सकती है। तो ये सब अफेक्ट कर सकता है प्राइस को शॉर्ट टर्म के लिए। अगर किसी के पास है और 100 रुपये मुनाफा हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि रिलायंस एक ऑब्वियसली बहुत अच्छा ब्लू चिप कंपनी है। इट विल लीड, हो सकता है, आने वाली बुल मार्केट को। मेरे ख्याल से आप बने रहिए स्टॉक में। ऊपर में गेस 1500 जो इसका एक ऑल टाइम हाई बना था, 1570 के आसपास, मेरे ख्याल से वो तो काफी लंबा हो जाएगा। मगर अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो 1390 तक के स्टॉक में तेजी बन सकती है, एक बार 1310 का हर्डल क्लोज होता है। बने रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आई थिंक स्टॉक हैज बॉटम्ड आउट अराउंड 1200 1170। मेरी बाय की सलाह रहेगी। इसमें अगर गिरता भी है तो आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते। मतलब बाय एट डिप्स रखना है, रिजल्ट्स आने देते हैं। रिजल्ट्स आएंगे, वीक आएंगे, क्वार्टरली नंबर्स है।
बट हम तो जब इन्वेस्ट करते हैं तो ईयरली नंबर्स ओवरऑल पूरे साल का सोच के करते हैं। तो ये क्वार्टर अगर वीक भी रहेगा और थोड़ा बहुत अगर ये काउंटर नीचे भी मिलता है तो सर की राय है कि इसको खरीदें। और 1500 रुपये के टारगेट्स मोतीलाल ओसवाल जी की रिपोर्ट्स के, सर भी उन्हीं लेवल्स के आसपास जाने अपने टारगेट्स के साथ, तो बाय एट डिप्स इस काउंटर पर रख सकते हैं। तो ये तो रही रिलायंस की बात। लेकिन सर इसमें दो चीज़ें और भी हैं। एक, चूँकि रिफाइनिंग मार्जिन्स गिर रहे हैं और रिफाइनिंग में जो प्योर प्ले आता है वो चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल का भी आ जाता है। बहुत सारे लोग, चूँकि जैसे ही रिफाइनिंग मार्जिन ठीक आते हैं ये दोनों शेयर भी चलते हैं, जब रिफाइनिंग मार्जिन ख़राब आते हैं रिलायंस के तो ये दोनों शेयर पिटते भी हैं। अभी इन दोनों की पिटाई होगी या क्योंकि ये तो प्योर प्ले है सर, ये डाइवर्सिफाइड भी नहीं है, टेलीकॉम भी नहीं सपोर्ट करने वाला इन्हें, कोई रिटेल भी नहीं सपोर्ट करने वाला, इन पर क्या करें? एमआरपीएल ज्यादा अच्छा मुझे कैंडिडेट लग रहा है। स्टॉक एक काफी अच्छा रनअप दिया था एज कम्पेयर टू चेन्नई पेट्रो। दोनों में हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी, दोनों ने बिग कंसोलिडेशन करा है। ऑलमोस्ट आप देखिए तो 38 से 50% करेक्ट हो चुके हैं ऑल टाइम हाई से। बट मुझे एमआरपीएल में जो एक बॉटम फॉर्मेशन है वो काफी अच्छा है। उसमें एक आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म एक वी शेप रिकवरी है, एक फ्लैट पैटर्न आप बोल सकते हैं वो बन रहा है। रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल एमआरपीएल में मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। 140 आ रहा है, 128 से 130 का इसमें एक स्टॉप लॉस बन सकता है। अगर कोई पेट्रो और इस स्पेस में जाना चाहे जहां पर इनको एक्सपोजर लेना पड़े जो सिर्फ स्पेसिफिकली इसी सेक्टर में एज कम्पेयर टू रिलायंस, तो मेरे ख्याल से 160 रुपए से लेके 170 तक के एमआरपीएल में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और चेन्नई वर्सेज एमआरपीएल में मैं ऑब्वियसली एमआरपीएल को यहाँ पर चुन। ठीक है, तो चेन्नई वर्सेस एमआरपीएल में एमआरपीएल जाएगा। और अगर तीनों को खड़ा कर दें सर, तीनों को खड़ा कर दे तो रिलायंस जीतेगा या एमआरपीएल? देखिए डिपेंड करता है। रिलायंस एक हैवी वेट स्टॉक है, एमआरपीएल एक काफी स्मॉल कैप मिड कैप में आप बोल सकते हैं प्ले सर हो मेरे पास जाता है अगर यहाँ 50,000 पर। 1 लाख है लगाने के, मुझे तो वो चाहिए कि मुझे तीनों में से एक में लगाना है, किस में लगाना है? I think Reliance should hold a major part of the portfolio. I think Okay. 60% to 65% रिलायंस में जाना चाहिए। अगर आप वहां पर एक जो बोल सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एमआरपीएल 30 से 35% होना चाहिए। दोनों ही ओके, स्टॉक अच्छे, एमआरपीएल शॉर्ट टर्म है, रिलायंस लॉन्ग। ठीक है। अब बात करेंगे आज के नतीजों की। कुछ एक कंपनीज के नतीजे भी आ रहे हैं आज। बजाज हाउसिंग के आ रहे हैं नतीजे, डैन नेटवर्क के आ रहे हैं, फिलाटेक्स इंडिया, रैलिस इंडिया, टाटा कंज्यूमर और एफएक्स। लवनेश सर, कोई ऐसा काउंटर जो आप इनमें से क्लोजली ट्रैक करते हो और उस पर बाय सेल की रिकमेंडेशन देना चाहें? जी, इनमें से तो फिलहाल मैं ऐसा कोई सा स्टॉक नहीं है। ऑब्वियसली अगर रिजल्ट आएगा, फिलहाल तो मैं आने वाले 1 से 2 दिन आई थिंक हमको वेट करना चाहिए कि रिजल्ट कैसा प्ले हो रहा है। और जहां तक कि आपने स्टॉक्स के नाम लिया, बजाज हाउसिंग में आपने जो बोला, आई थिंक स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म करा है। आईपीओ के बाद से स्टॉक ऑब्वियसली अच्छे लेवल्स पे लिस्ट हुआ था। 2 से 3 दिन हमने तेजी देखी थी और अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ था। बट आई थिंक जो एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, वो अब खत्म होता दिख रहा है। स्टॉक ने एक हायर हाई बनाया है जो इंडिकेट तो ये करता है कि हाँ, इस शॉर्ट टर्म में हम बोल सकते हैं स्टॉक में जो मद्दी बनी हुई थी, बेरिश ट्रेंड था, वो खत्म हो रहा है। आई थिंक 125 से 126 के आसपास भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस मिलता है, तो मेरे ख्याल से इसमें अच्छी बेट बन सकती है। ऊपर में 144 से 145 तक के लेवल्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, एक दो काउंटर और मैं व्यू ले लेता हूँ। टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट्स आज हैं। अगर हम देखें तो जिस तरह का इस पे काउंटर पर रुझान रहा है, ख़ास तौर से जिस तरह से एफएमसीजी में हमने देखा कि एक अच्छा प्ले हुआ है पिछले कुछ सत्रों में, ये काउंटर भी करीब 950 से 1150 की रेंज पर पहुंच गया। क्या करें, प्रॉफिट बुक करें आज रिजल्ट्स आने से पहले या अभी इसमें बने रहें? नहीं, बिल्कुल बने रहे। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एज अ स्पेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी अभी लीड कर रहा था। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पर्टिकुलर स्पेसेस में हमने स्पेसिफिकली बजट के बाद से जो ट्रैक्शन देखा है, मेरे ख्याल से ये वैसे सेक्टर्स हैं जहां पर हमने 3 महीने पहले से हमने तेजी देखी और वो सस्टेन भी कर रही है एज कम्पेयर टू अगर हमारे पास रखी 10 से 15 दिन की देखे। स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स, पीएससी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स,
उनके अगर हम कंपेयर करें तो आई थिंक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में काफी अच्छी एक ट्रैक्शन देखने को मिली है। मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की तो सलाह नहीं दूंगा स्पेसिफिकली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। मुझे लगता है कि स्टॉक ऑन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जैसे बोल सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पर अब जो रेजिस्टेंस है स्टॉक में वो ऑल टाइम हाई का ही है 1231। मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है। अगर हाँ आपको एक स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं ट्रेलिंग बेसिस पे आपको जरूर स्टॉप लॉस दूंगा 1110 का। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म आप बोल सकते हैं कि मध्यम अवधि के लिए एक वीकनेस आ सकती है। जब तक कि 1110 के ऊपर है आई थिंक स्टॉक में और 1190 से लेके 1250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इनके जो एबिटा है और प्रॉफिट है वो करीब गिर सकता है। प्रॉफिट करीब 18% गिर सकता है और 6% करीब एबिटा गिर सकता है ऑन ए वाई बेसिस। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिकवरी आएगी, ऐसा एमओएसएल की रिसर्च एस्टिमेट्स बोलते हैं। करीब 9.5% की रिकवरी आएगी प्रॉफिट में ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस और एबिटा में करीब 4.5% की। टॉप लाइन ठीक है, टॉप लाइन क्यू ऑन क्यू वाई दोनों में ग्रोथ करती हुई दिखाई देगी। उनकी रेटिंग बाय की है, लेकिन सर ने बता दिया कि किस तरह से आपको इस काउंटर को प्ले करना है। सर एक दो काउंटर और ले लेता हूँ मैं, बस थोड़ा सा ग्रीडी हो रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे शेयर्स हैं। उसमें से एक सर डेन नेटवर्क, इस पे हमारे काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल आते हैं इसलिए ले रहा हूँ। क्या करें सर इसमें? ये स्टॉक काफी बीटन डाउन है, इसने कभी ऐसा आउट परफॉर्म करा नहीं है स्टॉक ने। हो सकता है ये रेडार पर इसलिए रहता हो विवेक जी कि स्टॉक काफी एक पेनी कैटेगरी में आता है। ऑब्वियसली स्टॉक में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉटम है अराउंड 27 से लेके 30 जोन का। ये अभी नहीं, 2011 में भी स्टॉक ने सस्टेन करा तो 250 रुपए तक से देखने को मिला। फिर उसके बाद 2020 में जब एक क्रैश आया मार्केट में तब भी ये स्टॉक ने 30 रुपए से अच्छी 102, 103 तक की रैली दी। तो मेरे ख्याल से ये आप बोल सकते हैं कि एक प्राइस मेमोरी और मसल मेमोरी होती है इन्वेस्टर की, इसलिए उसको रडार पर रखा है। और अगर नीचे 26 से 27 का लेवल सस्टेन करता है स्टॉक में तेजी तो बिल्कुल नो डाउट बन सकती है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी अगर आप देखें तो यहाँ से 10 से 15% का डाउन साइड है। ऑन द हायर साइड मेरे को लगता है कि स्टॉक में वापस से 45 से 46 तक जा सकते हैं। तो अगर किसी को एक काफी शॉर्ट टर्म प्ले करना है सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस दूंगा 28 रुपए का। ऊपर में मुझे लगता है कि 43 से 44 तक की तेजी बन सकती है। लवली सर, आपकी कोई रडार पर शेयर्स हैं क्या? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से दो स्टॉक मैं शेयर करना चाहूंगा। पहला बजाज ऑटो, काफी अच्छा फॉर्मेशन है। शो के स्टार्टिंग में ही एक हमारे दर्शक ने पूछा था बजाज ऑटो की उनकी पोजीशन थी। बजाज ऑटो 8100 8050 के आसपास काफी अच्छा है। मेरे ख्याल से स्टॉक में ऑन द अपसाइड 8650 की एक तेजी देखने को मिलेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 7890 रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो हिंडाल्को है। मेटल्स शेयर में हमने कल और परसों एक बार ट्रैक्शन देखने को मिला था। टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, आप बोल सकते हैं, और दूसरे जो जिंदल स्टील एंड पावर, इन स्टॉक्स में हमको ट्रैक्शन देखने को मिला था। निफ्टी मेटल्स एक ऐसा स्पेस है तो काफी लैग करके एक आउट परफॉर्म कर सकता है। ये काफी शॉर्ट टर्म प्ले रहेगा। हिंडाल्को मेरी बाय की सलाह रहेगी 625 से 628 के आसपास। आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है ऊपर में 670 तक के हमको एक टारगेट देखने को मिल सकते हैं हिंडाल्को में। नीचे में 610 रुपए का स्टॉप लॉस है।